जरूरतों या इच्छाओं की परवाह न हो और जो आपसे इस तरह व्यवहार करे जैसे आप व्यक्ति न होकर वस्तु हों। हर व्यक्ति इस बात का एक ही जवाब देता है, नहीं, हम यह पसंद नहीं करेंगे। तब मैं कहता हूं, तो फिर ठीक है, पाखंड छोड़ दें, बेहतर सेवा करें, वैसी सेवा करें जैसी आप खुद करवाना चाहते हैं। केलेहर की फिलॉसफी से उनकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। यही नहीं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट केबल चैनल ने एक रियलिटी शो एयरलाइन बनाया जिसमें इस एयरलाइन के कर्मचारियों की जिंदगी के एक दिन का चित्रण किया गया। इस शो पर जनता की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहपूर्ण थी। कई ग्राहक तो यह देखकर रोमांचित थे कि जिस कंपनी को वे व्यक्तिगत रूप से इतना पसंद करते थे उसका इतने अच्छे ढंग से प्रचार किया जा रहा है। स्मार्ट और समझदार लोग आर्थिक लाभ पाने के लिए 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करते हैं और अमीर बन जाते हैं। बहरहाल सचमुच समझदार लोग यह जानते हैं कि इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ दौलत नहीं है, इसके दूसरे लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आजीवन मित्रता, सामंजस्यपूर्ण संबंध, प्रेमपूर्ण परिश्रम, लोगों को समझने की क्षमता, दूसरों के साथ अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, जो जिंदगी की बाहर दौलतों की श्रेणी में आते हैं। एडवर्ड कोएट ने इस सच्चाई को पहचाना है और अमीरी की चाबी पा ली है। वे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जीवन बीमा बेचते हैं। जीवन बीमा सेल्समैन के रूप में करियर की शुरुआत में वे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कमाई बहुत कम होती थी। उन्होंने उस क्षेत्र में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश में उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया और वे सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर आ गए। वे एक नई शुरुआत करने के लिए मजबूर हो गए। मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश, लेकिन शायद मुझे कहना चाहिए था सौभाग्यपूर्ण व्यावसायिक कोशिश, क्योंकि नुकसान के कारण वे रुकने, देखने, सुनने और सोचने पर मजबूर हुए। उन्होंने इस बात पर काफी विचार किया कि किस्मत कुछ लोगों को सफलता की बुलंदियों तक क्यों पहुंचाती है और बाकी लोगों को अस्थायी पराजय या स्थायी असफलता की खाई में क्यों धकेल देती है। वे सफलता की उस फिलॉसफी के विद्यार्थी बन गए जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने उपलब्ध कराने में मदद की थी। जब कोएट 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सबक पर पहुंचे तो उन्हें ज्ञान का इतना जबरदस्त एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वे यह समझ गए कि भौतिक दौलत का नुकसान उन्हें इससे ज्यादा बड़ी दौलत की तरफ ले जा सकता है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियां भी शामिल हैं। इस खोज के बाद कोएट एक एक करके जिंदगी की बाहर दौलतें हासिल करने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित किया। कुछ समय तक उन्होंने यह सोचना बंद कर दिया कि वे कितना जीवन बीमा बेच सकते हैं। उन्होंने दूसरों की सेवा करने के अवसर की तलाश में इधर उधर देखना शुरू किया। वे ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते थे जो अपनी समस्याएं खुद न सुलझा सकते हों। उन्हें सेवा करने का पहला अवसर कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मिला। वहां एक युवक खुदाई के अभियान में असफल हो गया था और भूखमरी की कगार पर था। कोएट उस युवक को अपने घर लाए, उसे भोजन कराया, उसका मनोबल बढ़ाया और उसे अपने घर में तब तक रखा जब तक कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल गई। इस तरह नेक मसीहा की भूमिका निभाते समय कोएट ने आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि गरीबी का शिकार वह हताश युवक उनसे कभी जीवन बीमा नहीं खरीद सकता। इसके बाद संकट में फंसे लोगों की मदद करने के अवसर उनके पास तेजी से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोएट चुंबक हो जिनकी तरफ सिर्फ समस्याओं में फंसे लोग ही आकर्षित होते थे। लेकिन जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। उस वक्त कोएट इम्तिहान के दौर से गुजर रहे थे। वे दूसरों की मदद करने के अपने उद्देश्य की गंभीरता को प्रमाणित कर रहे थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर चलता है उसे इस दौर से जरूर गुजरना पड़ता है। फिर स्थिति बदली। एडवर्ड कोएट की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। उनकी जीवन बीमा की बिक्री बढ़ने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और चमत्कार की बात यह थी कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पॉलिसी उस रेगिस्तान में मिले युवक के नियोक्ता को बेची थी और इसके लिए उसने कोई कोशिश नहीं की थी। इसी तरह उनका जीवन बीमा अपने आप बिकता रहा। अब वे कम मेहनत करके ज्यादा बीमा बेच रहे थे, जबकि पहले वे बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत कम बीमा बेच पाते थे। यही नहीं, वे अब जीवन बीमा सेल्समैनशिप में
भारी रकम वाली पॉलिसियां बेच रहे थे। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे अमीर लोग अपनी जीवन बीमा संबंधी समस्याओं के मामले में उनसे सलाह लेने लगे। उनका बिजनेस इतना फला फूला कि जल्दी ही वे उस लक्ष्य तक पहुंच गए जो हर जीवन बीमा सेल्समैन का लक्ष्य होता है, $1 मिलियन राउंड टेबल की आजीवन सदस्यता। यह सौभाग्य सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लगातार 3 साल तक हर साल $10 लाख का बीमा बेचते हैं। इस उल्लेखनीय लक्ष्य तक उनसे पहले उस समय तक केवल 57 लोग पहुंचे थे। इस तरह आध्यात्मिक दौलत की तलाश कर रहे एडवर्ड कोएट को भौतिक दौलत भी मिल गई और उनकी कल्पना से बहुत ज्यादा मिली। नेक मसीहा की भूमिका निभाने के 6 साल बाद कोएट ने साल के शुरुआती 4 महीनों में ही $20 लाख से ज्यादा का जीवन बीमा बेचा। उनकी उपलब्धियों की कहानी देश भर में फैल गई। उन्हें जीवन बीमा सम्मेलनों में भाषण देने के आमंत्रण मिलने लगे, क्योंकि बाकी जीवन बीमा सेल्समैन जानना चाहते थे कि वे इस व्यवसाय में इतनी प्रगति करके इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आम लोगों से हटकर 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डालने के कारण उन्हें सफलता मिली थी। उन्होंने बताया हृदय की विनम्रता के कारण वे प्रेरित हुए थे। उन्होंने बेहिचक यह स्वीकार किया कि वे किसी दूसरे की फिलॉसफी पर अमल करके सफल हुए थे। सफल होने वाला आम आदमी यह दिखाता है कि वह अपनी स्मार्टनेस या समझदारी के कारण ही सफल हुआ है। वह अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों को कोई श्रेय नहीं देता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दूसरों के मित्रतापूर्ण सहयोग के बिना कोई भी स्थायी सफलता नहीं पा सकता है। इसके अलावा यह भी उतना ही सच है कि दूसरों की मदद किए बिना भी स्थायी सफलता नहीं मिल सकती है। एडवर्ड कोएट भौतिक दृष्टि से बहुत अमीर है। बहरहाल वे आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की सभी बाहरी दौलतों को पाया और उनका समझदारी से उपयोग किया। इन बाहरी दौलतों में धन सबसे आखिरी और सबसे कम महत्वपूर्ण दौलत है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमेरिकी चाबी आपके हाथ में। अध्याय 6, प्रेम का महत्व। HindiAudiobook.com। वक्ता ने एक पल ठहर कर श्रोताओं को देखा। वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। श्रोताओं ने पहलू बदला और कुछ ने एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। वक्ता ने कहा, मैं जानता हूं इस मोड़ पर आपको यह बात अटपटी लगेगी। बहरहाल मैं इस जगह पर आपको यह सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे हिसाब से यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है और शायद सबसे मुश्किल भी। मैं आपको प्रेम का महत्व बताना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि किसी व्यावसायिक सेमिनार में प्रेम कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बहुत जल्दी इसके महत्व को समझ लेंगे। उसने आगे कहा, प्रेम इंसान का सबसे महान अनुभव है। इसके द्वारा हम असीम बुद्धि के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब सेक्स और रोमांस की भावनाएं प्रेम के साथ मिलती हैं, तो यह संयोग हमें रचनात्मक भविष्य दृष्टि द्वारा सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस सफलता के उस शाश्वत त्रिकोण के 3 फलक हैं जिसे जीनियस कहा जाता है। प्रकृति अन्य किसी माध्यम से जीनियस उत्पन्न नहीं करती है। दरअसल प्रेम मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति है। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है, लेकिन यह रेंगने वाले कीड़े से लेकर प्राणी जगत की सर्वोच्च रचना मनुष्य तक सबको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब प्रेम और सेक्स को रोमांस के भाव से जोड़ा जाता है, तो परिणाम बहुत सुखद होता है। ये भाव उन महान लीडर्स को प्रेरित करते हैं जो दुनिया के गहन चिंतक हैं। प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ता है। यह स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और जलन को दूर करता है। जहां प्रेम के प्रति निष्ठा नहीं होती, वहां सच्ची मानवता कभी नहीं मिल सकती। मैं जिस प्रेम के बारे में बता रहा हूं, उसे सेक्स मानने की भूल न करें। अपने सर्वोच्च और सबसे शुद्ध रूप में प्रेम शाश्वत त्रिकोण का हिस्सा है, फिर भी यह बाकी हिस्सों से बड़ा है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, वह जीवनदायी तत्व यानी अमृत है। उसी की वजह से इंसान ने वे सभी रचनात्मक काम किए हैं जिनसे मानव जाति का विकास हुआ है और हम वर्तमान युग की सभ्यता तक पहुंचे। यही वह तत्व है
जो इंसानों और उनके निचले स्तर के प्राणियों को अलग करता है। यही तत्व निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति बाकी लोगों के दिल में कितना स्थान बनाएगा। प्रेम ही वह ठोस नींव है जिस पर बाहर दौलतों में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए का महल बनाया जा सकता है। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके बिना कोई भी सचमुच दौलतमंद नहीं बन सकता है। प्रेम बाकी बची हुई 11 दौलतों की भी डोर है। यह सभी दौलतों को बढ़ाता है और स्थायी बनाता है। इसका प्रमाण हमें उन लोगों के जीवन से मिल सकता है जिन्होंने भौतिक दौलत तो हासिल की लेकिन प्रेम हासिल नहीं किया। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत हमें प्रेम की ओर ले जाती है। दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए निस्वार्थ सेवा प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इमर्सन ने इसी तरह के प्रेम की झलक देखने के बाद कहा था, जो लोग विनम्रता, न्याय, प्रेम और अभिलाषा के गुणों से संपन्न हैं, वे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उनका विज्ञान और कला, भाषण और कविता, कर्म और कृपा पर अधिकार होता है। इसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों ने पहले से ही उन विशिष्ट व्यक्तियों का पूर्वानुमान लगा लिया था जिन्हें लोग इतना मूल्यवान समझते हैं। उदार लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब वे किसी अजनबी को समय, धन या सहारा दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रेम के कारण देते हैं तो वे ईश्वर को अपना ऋणी बना लेते हैं और इसके बाद प्रकृति उन्हें बहुत ज्यादा पुरस्कार देती है। इस काम में वे जितना समय लगाते हैं किसी न किसी रूप में वह उन्हें वापस मिल जाता है और उनके द्वारा उठाए गए कष्टों से उन्हें लाभ होता है। इस तरह के इंसान मानवीय प्रेम की लौ को जलाए रखते हैं और सहृदयता व परोपकार के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। हर युग में महान लोगों ने प्रेम को उस अमृत के रूप में महसूस किया है जो इंसानों के दिलों को एक सूत्र में पिरोता है और सबको एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अमेरिका के महान चिंतक रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल ने प्रेम पर अपने विचार बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किए हैं जो हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा था, प्रेम जिंदगी के काले बादलों के बीच में एकमात्र इंद्रधनुष है। यह सवेरे और शाम का सितारा है। यह बच्चे पर भी चमकता है और शांत मकबरे को भी रोशन करता है। यह कला का जनक है तथा कवि, देशभक्त और दार्शनिक की प्रेरणा है। यह हर घर की हवा और प्रकाश है। हर अंगीठी की आग इसी से सुलगती है। यह अमरता का सपना देखने वाली पहली चीज है। यह दुनिया को संगीत से भर देता है क्योंकि संगीत प्रेम की आवाज है। प्रेम जादूगर है क्योंकि यह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है और सामान्य लोगों को राजा या रानी बना देता है। यह हृदय नामक अद्भुत फूल की सुगंध है। इसके पवित्र भाव और दैवी आवेग के बिना हम पशु से भी निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके होने पर धरती स्वर्ग बन जाती है और हम दैवी स्तर पर पहुंच जाते हैं। प्रेम कायापलट कर देता है। यह उदात्त बनाता है, शुद्धिकरण करता है और आदर्श बनाता है। प्रेम एक दैवी उद्घोष है। संसार प्रेम की सुंदरता उधार लेता है और स्वर्ग इसकी महिमा उधार लेता है। न्याय, संयम, परोपकार और करुणा प्रेम की संतानें हैं। प्रेम के बिना सारा यश फीका पड़ जाता है। महान लोग जिंदगी में नीचे गिर जाते हैं। कला का नामो निशान मिट जाता है। संगीत अपना अर्थ खो देता है और सद्गुणों का अस्तित्व नहीं रहता है। सचमुच महान व्यक्ति पूरी मानव जाति से प्रेम करता है। वह अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों से प्रेम करता है। वह अच्छे लोगों को गर्व, प्रशंसा और खुशी में प्रेम करता है। वह बुरे लोगों को करुणा और दुख से प्रेम करता है। जो व्यक्ति सचमुच महान है वह यह जानता है कि लोगों के अच्छे बुरे दोनों तरह के गुण सिर्फ परिस्थितियों की ही देन होते हैं जिन्हें वे अपनी अज्ञानतावश नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। सचमुच महान बनने के लिए व्यक्ति को करुण, सहानुभूतिपूर्ण और सहिष्णु होना चाहिए। यदि उसे दोनों का मूल्यांकन करना ही हो तो वह न्याय के साथ साथ करुणा और सहानुभूति से मूल्यांकन करेगा। उसका दिल हमेशा कमजोरों, अज्ञानियों और गरीबों के कष्ट को समझेगा। इस तरह व्यक्ति फेलोशिप के सच्चे भाव में न सिर्फ 1 मील ज्यादा आगे तक जाएगा बल्कि अपनी इच्छा से और खुशी खुशी जाएगा। और अगर 1 मील ज्यादा आगे जाने से काम नहीं चलेगा तो वह 2, 3 या 4 मील ज्यादा आगे जाएगा और जितने ज्यादा मील आगे तक जाना जरूरी होगा उतने मील आगे तक जाएगा।
वक्ता का संदेश गूढ़ था। भाषण खत्म होने के बाद जब वह मंच से चला गया तो भी कई श्रोता अपनी जगह पर बैठकर उसके सशक्त शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते रहे। जब वे हाल से बाहर निकले तो आधी रात बीत चुकी थी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 7। मास्टरमाइंड सिद्धांत। HindiAudiobook.com। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे प्रतिभागी अगले दिन सुबह बहुत जल्दी हॉल में पहुंच गए। वे खास तौर पर इसलिए रोमांचित थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आज जो सबक सिखाया जाएगा वह अमीरी की चाबी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ श्रोताओं ने पिछले दिन के सबक से उत्साहित होकर रात भर अपनी जिंदगी के संदर्भ में प्रेम के अर्थ व अभिव्यक्ति के बारे में सोचा था। बाकी लोग शाम को सिखाए गए प्रेम के सबक के बारे में थोड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे। वे आशा कर रहे थे कि आज का सबक भी वक्ता के पिछले सिद्धांतों की तरह ही व्यवहारिक होगा। बहरहाल आज के सबक में कल का मुद्दा जारी रहा। जब श्रोता हाल में दाखिल हुए तो उन्हें जोड़ी बनाकर बैठने के लिए कहा गया। हर व्यक्ति से कहा गया कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके पास बैठे। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उनसे कह दिया गया कि वे बाहर चले जाएं, क्योंकि जोड़ी बनाकर ही वे उस दिन के सबक का पूरा फायदा उठा सकते हैं। वक्ता के इस अजीब आग्रह का कारण किसी को समझ में नहीं आया। बहरहाल ज्यादातर श्रोताओं ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उन्हें यह विश्वास था कि पिछले सबकों की तरह ही आज भी उन्हें जो जानकारी मिलेगी वह सफलता पाने के लिए अमूल्य साबित होगी। श्रोताओं के बैठ जाने के लगभग 10 मिनट बाद वक्ता मंच पर आया। इस बार उसके साथ एक महिला थी। वह उसी की हम उम्र थी। बहरहाल यह बताना मुश्किल था कि वह उसकी पत्नी थी, सहयोगी थी या विश्वसनीय मित्र थी। प्रतिभागियों ने सोचा कि यह रहस्य भी जल्द ही खुल जाएगा। वक्ता ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी मेहमान का हाथ थामा। फिर वे दोनों मंच के पास वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े और श्रोताओं के ठीक सामने खड़े हो गए। वक्ता ने बोलना शुरू किया। मास्टरमाइंड सिद्धांत सभी बड़ी सफलताओं का आधार है। यह समूची मानवीय प्रगति की नींव का अति महत्वपूर्ण पत्थर है, चाहे वह प्रगति व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह सिद्धांत प्रबल शक्ति हासिल करने की कुंजी देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की परिभाषा यह है कि इसमें 2 या उससे अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन होता है जो पूरे सामंजस्य और सहयोग की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इसकी शक्ति की कुंजी सामंजस्य है। अगर सामंजस्य न हो तो सामूहिक प्रयास में सहयोग का भाव तो हो सकता है, पर उसमें वह शक्ति नहीं होगी जो एकरूपता की बदौलत सामंजस्य से मिल सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं ये हैं। अवधारणा 1। मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेषज्ञ ज्ञान और नैसर्गिक प्रतिभा का पूरा लाभ ले सकता है। वह दूसरों के मस्तिष्क का उसी तरह प्रयोग कर सकता है जैसे वह उसका खुद का मस्तिष्क हो। अवधारणा 2। 2 या अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन जब किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरे सामंजस्य में होता है तो दोनों ही व्यक्तियों को बहुत प्रेरणा मिलती है और वे आस्था की मानवीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रेरणा का विचार और इसकी शक्ति अटूट मित्रता तथा प्रेम के संबंधों में मिलती है। अवधारणा 3। हर मानवीय मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने वाला रेडियो स्टेशन होता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रेरक प्रभाव विचार के सूक्ष्म संप्रेषण को प्रेरित करता है, जिसे आमतौर पर टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, जो छठी इंद्रिय के माध्यम से काम करती है। इस तरह कई व्यावसायिक संगठन साकार हो जाते हैं। मास्टरमाइंड के सिद्धांत के जरिए दूसरों के विचारों का लाभ उठाए बिना शायद ही कभी किसी ने प्रबल या स्थायी शक्ति हासिल की हो। यह बात ही मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति और महत्व का पर्याप्त प्रमाण है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति बिना ज्यादा कोशिश किए खुद आजमाकर देख सकता है। अवधारणा 4। मास्टरमाइंड सिद्धांत पर जब सक्रियता से अमल किया जाता है तो इससे व्यक्ति अपने और अपने साथियों के अवचेतन मस्तिष्क का दोहन कर सकता है। इससे मास्टरमाइंड द्वारा हासिल किए गए कई चमत्कारिक परिणामों का कारण समझ में आ जाता है। अवधारणा 5। मास्टरमाइंड सिद्धांत पर अमल करने से
इन सब महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों में लाभ होता है। पहला विवाह में, दूसरा धर्म में और तीसरा नौकरी या व्यवसाय के संबंध में। मास्टरमाइंड सिद्धांत की बदौलत ही थॉमस ए एडिसन महान आविष्कारक बन पाए। हालांकि उनके पास शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान की कमी थी। उनके उदाहरण से उन लोगों की उम्मीद जग जाती है जिन्हें यह गलतफहमी होती है कि औपचारिक शिक्षा की कमी की वजह से वे तरक्की नहीं कर पाते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मदद से व्यक्ति भूविज्ञानियों के ज्ञान की मदद से पृथ्वी के इतिहास और रचना को समझ सकता है। रसायन शास्त्री के ज्ञान और अनुभव की मदद से व्यक्ति रसायन शास्त्र का प्रशिक्षण लिए बिना इस विषय का व्यवहारिक उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, डॉक्टरों और मैकेनिकों की मदद से व्यक्ति इनमें से किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रशिक्षण लिए बिना सफल आविष्कारक बन सकता है, जैसा एडिसन ने किया था। मास्टरमाइंड गठबंधन आमतौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है विशुद्ध सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से होने वाले गठबंधन, जैसे रिश्तेदारों, धार्मिक सलाहकारों और मित्रों के साथ होने वाले गठबंधन। इस तरह के गठबंधनों में किसी तरह के भौतिक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। इस तरह का सबसे प्रमुख गठबंधन पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा व्यावसायिक और आर्थिक प्रगति के लिए होने वाले गठबंधन। ये उन लोगों के बीच होते हैं जिनका कोई सामूहिक उद्देश्य या लक्ष्य होता है, जो गठबंधन का आधार होता है। अब हम मास्टरमाइंड की शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें। अमेरिका के संविधान में जिस तरह की सरकार की अवधारणा है, उसका हमें सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति का एक ऐसा रूप है जो हमारे देश के हर नागरिक को और काफी हद तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारे देश को इन तीन बातों के लिए जाना जाता है। पहला, यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और तीसरा, यह अपने नागरिकों को किसी अन्य देश की तुलना में ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। अमीरी, स्वतंत्रता और शक्ति कितना जबरदस्त तालमेल है। इन लाभों का स्रोत ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारे संविधान और पूंजीवाद से मिले हैं। इनका तालमेल इस तरह से सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है जिससे लोगों को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्ति मिले, जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी सरकार एक वृहद मास्टरमाइंड गठबंधन है जो सभी देशवासियों के सामंजस्यपूर्ण संबंध से बना है। यह गठबंधन 50 अलग अलग समूह यानी राज्यों के माध्यम से काम करता है। अमेरिकी मास्टरमाइंड का केंद्र समझने के लिए हम सरकार की 3 शाखाओं की जांच करते हैं, जिन्हें इस देश की जनता नियंत्रित करती है। ये हिस्से हैं: पहला, कार्यपालिका शाखा, दूसरा, न्यायिक शाखा और तीसरा, विधायी शाखा। हमारे संविधान को इतनी समझदारी से बनाया गया है कि सरकार की इन तीनों शाखाओं को नियंत्रित करने की शक्ति जनता में होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे लोगों को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इसके इस्तेमाल में स्वयं लापरवाही न बरते। हमारी राजनीतिक शक्ति हमारी सरकार द्वारा व्यक्त होती है। हमारी आर्थिक शक्ति पूंजीवादी तंत्र द्वारा व्यक्त होती है, और इन दोनों की कुल शक्ति हमेशा दोनों के सामंजस्य के बराबर होती है। इस तरह हासिल की गई शक्ति सबकी संपदा होती है। इसी शक्ति ने इस देश के नागरिकों को दुनिया की सबसे अच्छी जीवन शैली दी है, और इसी ने हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर, स्वतंत्र और शक्तिशाली देश बनाया है। हम इस शक्ति को अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। अमेरिकी उद्योग धंधों में भी मास्टरमाइंड के उदाहरण नजर आते हैं। यह यातायात और संचार तंत्र में नजर आता है। हमारी रेलों और हवाई जहाज़ों, हमारे टेलीफोन और संचार तंत्रों का प्रबंधन करने वाले लोगों ने एक ऐसा सेवा तंत्र स्थापित किया है जिसका कोई अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता है। उनकी कार्यकुशलता से उत्पन्न शक्ति पूरी तरह के मास्टरमाइंड सिद्धांत या सामंजस्य पर निर्भर करती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति का एक और उदाहरण हमारी सेना है, जिसमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना सामंजस्य से काम करती है। बाकी उदाहरणों की तरह यहां भी प्रयासों के सामंजस्य में ही शक्ति की कुंजी होती है। खेल की टीमें आपसी सामंजस्य द्वारा शक्ति हासिल करने का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार का महान अमेरिकी तंत्र आर्थिक शक्ति का एक अन्य उदाहरण है, जिसे मास्टरमाइंड सिद्धांत द्वारा पाया गया है।
दरअसल हर सफल उद्योग मास्टरमाइंड के सिद्धांत का परिणाम है। पूरा अमेरिकी पूंजी तंत्र उस आर्थिक शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे मित्रतापूर्ण व सामंजस्यपूर्ण गठबंधन के प्रयासों द्वारा हासिल किया गया है। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया था कि वे इसी सिद्धांत की बदौलत अमीर बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके मास्टरमाइंड में सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर सबसे बड़े मैनेजर तक सभी कर्मचारी शामिल थे। कार्नेगी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही प्रमोशन देकर मैनेजर और सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करते थे। वे मास्टरमाइंड सिद्धांत को इतना अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने हर कर्मचारी को प्रेरित किया कि वह ज्यादा ऊंचे पद का लक्ष्य बनाकर अपने अवसर का अधिकतम लाभ उठाए। जिस व्यक्ति को उन्होंने दुनिया के सामने व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसने कार्नेगी के सहयोग से महानतम मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ उठाया। इस गठबंधन में कार्नेगी के स्तर के 500 से अधिक उद्योगपति शामिल थे और यह गठबंधन 20 साल से ज्यादा समय तक चला। इस दौरान गठबंधन में शामिल हर उद्योगपति ने इस फिलॉसफी के लेखक को अपने व्यावसायिक औद्योगिक अनुभव का पूरा लाभ दिया। इस गठबंधन ने दुनिया को यह बताया कि इस फिलॉसफी के पहले 3 सिद्धांतों पर अमल करके प्रबल शक्ति हासिल की जा सकती है। वे 3 सिद्धांत ये हैं: पहला, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत; दूसरा, निश्चित लक्ष्य; और तीसरा, मास्टरमाइंड। इस काम की प्रेरणा निश्चित लक्ष्य से मिली। लक्ष्य दुनिया के सामने एक कारगर फिलॉसफी प्रस्तुत करना था। भौतिक सफलता पाने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर इस फिलॉसफी ने आकार लिया। यह एक निस्वार्थ उद्देश्य था क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को लाभ पहुंचाना था। इस लक्ष्य को पाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वे पहले से ही दौलतमंद और सफल थे। बहरहाल उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने के लाभ को पहचाना और उस आर्थिक तंत्र की हानियों को भी पहचाना जो बहुत से लोगों के बजाय बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचाता है। इस गठबंधन के सभी व्यक्तियों ने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल किया। उन्होंने पैसे या फीस लिए बिना अपने समय और अनुभव का योगदान दिया। वे लोगों तक एक ऐसी फिलॉसफी के लाभ पहुंचाना चाहते थे जो महान अमेरिकी जीवन शैली की नींव थी। एक ऐसी नींव जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश बना दिया। इस विशिष्ट मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति और लाभों को पूरी तरह समझने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा। जरा सोचिए, अगर 500 महान अमेरिकी उद्योगपति 20 साल तक आपके मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन जाएं और वे कोई फीस या पैसे लिए बिना आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहें तो क्या होगा? सफल उद्योगपतियों के इतने बड़े सामूहिक गठबंधन से आपको उस ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलेगा जो अमेरिकी पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न हुआ है। अगर आप इस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे तो आपकी सफलता तय है। गरीब से गरीब आदमी भी इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है, बशर्ते वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन बना ले। इस सिद्धांत का सबसे गहन और शायद सबसे लाभकारी उपयोग वैवाहिक जीवन में संभव है। वैवाहिक जीवन में मास्टरमाइंड गठबंधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके पीछे प्रेम का उद्देश्य हो। इस तरह का गठबंधन न सिर्फ पति पत्नी के मस्तिष्कों को सामंजस्य में लाता है बल्कि उनकी आत्माओं के आध्यात्मिक गुणों को भी एक रूप कर देता है। इस तरह के गठबंधन के लाभ से न सिर्फ दोनों जीवन साथी खुश और सुखी होंगे बल्कि उनके बच्चों को भी उत्तम चरित्र का वरदान मिलता है और वे सफल जीवन के मूलभूत सिद्धांत सीखते हैं। आइए हम अतीत के पन्नों में झांकें और 50 साल पीछे जाकर एक परिवार को देखें। इस परिवार के मास्टरमाइंड संबंध की बदौलत एक महान औद्योगिक साम्राज्य का उदय हुआ जो आज लाखों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देता है। दृश्य की शुरुआत उनके छोटे से घर के किचन से होती है। पति एक गैसोलीन इंजन के मॉडल पर काम कर रहा है। उसकी पत्नी आंखों में दवा डालने वाले ड्रॉपर से इंजन में एक एक बूंद गैसोलीन डाल रही है। पति स्पार्क प्लग से उस गैसोलीन में चिंगारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कई हफ्तों की न थकने वाली मेहनत के बाद, न थकाने वाली इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्रेम का सहारा था, गैसोलीन ने चिंगारी पकड़ ली और इंजन के पहिए घूमने लगे। इस प्रयोग के पीछे धन की शक्ति नहीं थी, इसके पीछे उन दोनों के निश्चित लक्ष्य के सिवाय और कोई शक्ति नहीं थी।
उन्होंने उसे पाने के लिए मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया था। और इस प्रयोग के पीछे कोई तात्कालिक या प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की उम्मीद भी नहीं थी। यह तो 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करके किया गया था। लेकिन यह कोशिश सफल हुई और अमेरिका में पहली व्यवहारिक कार हकीकत बन गई। फिर इस मास्टरमाइंड गठबंधन में कुशल मैकेनिक शामिल हुए। उनके अलावा कुछ दोस्त और परिचित भी शामिल हुए, जिन्होंने कार के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी लगाई। उस समय की तुलना में आज कार उत्पादन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यह सब उन्हीं 2 लोगों के मास्टरमाइंड गठबंधन का परिणाम है। उस उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति था, वह उन 500 उद्योगपतियों में से एक है जिससे हमने सिद्धांत सीखे हैं। उसके जिंदगी के अनुभव हमारी सफलता की फिलॉसफी को गढ़ने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। शायद ही अब किसी को यह बताने की जरूरत पड़े कि उस उद्योगपति का नाम क्या था। उनका नाम हेनरी फोर्ड था। जैसे जैसे फोर्ड का उत्पादन बढ़ता गया, उनका मास्टरमाइंड समूह भी बढ़ता गया। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रिसर्च टीम, वित्तीय विशेषज्ञ, सेल्समैन और कई प्रकार के कुशल श्रमिक आ गए। इतने बड़े काम के लिए गठबंधन में इन सब का शामिल होना भी जरूरी था। मास्टरमाइंड गठबंधन की मदद से फोर्ड ने अपने मस्तिष्क को कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया। इस गठबंधन के बिना वे अपनी विशाल औद्योगिक गतिविधियां नहीं चला सकते थे। यह गठबंधन लगभग 1 सदी से चल रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसकी शक्ति से सभी को लाभ होता है। और यहां पर ध्यान दें कि कोई भी मास्टरमाइंड गठबंधन तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उससे सभी संबंध लोगों को लाभ न हो। समुचित प्रयास की शक्ति हासिल करने से पहले अपने मास्टरमाइंड गठबंधन के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप स्थायी शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य से हो रहा हो जिससे गठबंधन के सभी लोगों को लाभ हो। शक्ति बहुत खतरनाक या बहुत उपयोगी हो सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मास्टरमाइंड से प्रबल शक्ति मिलती है और शक्ति के बाकी रूपों की तरह ही इसका इस्तेमाल भी सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से किया जा सकता है। पूरी मानव जाति का इतिहास इसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर विलियम जेम्स और राल्फ वाल्डो इमर्सन के युग तक हर महान दार्शनिक ने इसे पहचाना और बताया है। बिजली इंसान की सेवा करती है, लेकिन अगर गलत उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की जान भी ले सकती है। ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसका विनाशकारी प्रयोग न किया जा सकता हो। भोजन जीवन के लिए जरूरी है और सही उपयोग होने पर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन यदि भोजन का गलत इस्तेमाल किया जाए या बहुत ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो यह जहर की तरह नुकसान भी कर सकता है। आपके सामने इंसान की शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड सिद्धांत का विश्लेषण किया जा चुका है। अब इसके सही और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह इसका प्रयोग करेंगे तो आपको भी उन्हीं जैसे वरदान मिलेंगे। आपको भी दुनिया में उतना ही सम्मान मिलेगा। आपको भी संबंधों में उतनी ही मित्रता व सहयोग मिलेगा जितना फोर्ड को मिला था। सब यह जानते हैं कि किसी अन्य उद्योगपति के बजाय फोर्ड का उनके साथियों द्वारा ज्यादा सम्मान किया जाता है। फोर्ड का मास्टरमाइंड अपने करीबी सहयोगियों और तकनीकी स्टाफ के साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उससे काफी आगे तक गया। इसमें अमेरिकी जनता भी शामिल थी, जिसने हाशिए पर खड़े होकर उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचते देखा। वे हमारी आपकी तरह के लोग जो सशक्त व्यावसायिक और व्यक्तिगत फिलॉसफी को पहचानते हैं तथा उसके प्रयोग का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मास्टरमाइंड शक्ति का फोर्ड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका के औद्योगिक इतिहास में व्यक्तिगत सफलता का उनसे बेहतर दूसरा उदाहरण नहीं है। उन्होंने जितने भी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला, लगभग सभी को लाभ पहुंचाया। हमें यह नहीं लगता कि फोर्ड को इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने अमेरिकी जीवन पर कितना प्रभाव डाला था। हेनरी फोर्ड के नियंत्रण में मास्टरमाइंड शक्ति एक वरदान साबित हुई। किसी कम भविष्य दृष्टि वाले व्यक्ति के हाथ में यह शाप या खतरा बन सकती थी। यहां हमारा उद्देश्य फोर्ड की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण करना है, ताकि उन सब लोगों को प्रेरणा मिले जो जिंदगी में आगे बढ़ना और प्रेरित होना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड और विभिन्न व्यवसायों के
500 अन्य उत्कृष्ट उद्योगपतियों का विश्लेषण करते समय जब इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों पर उनका परीक्षण किया गया तो फोर्ड बाकी सबसे बहुत आगे थे। पहले 3 सिद्धांतों, 1 मील ज्यादा आगे तक जाना, निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड सिद्धांत में उनका स्कोर 100% से भी ज्यादा था। ज्यादा का मतलब यह है कि उन्होंने इन 3 सिद्धांतों का असाधारण प्रयोग किया। इसी वजह से वे इतने सफल हुए और दुनिया भर में उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। और हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी मास्टरमाइंड गठबंधन की पहली सदस्य, उनकी पत्नी, जीवन भर इस गठबंधन में पहले स्थान पर रही। फोर्ड पर उनका गहरा प्रभाव था। दरअसल यह प्रभाव इतना गहरा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर श्रीमती फोर्ड नहीं होती तो महान फोर्ड औद्योगिक साम्राज्य भी वर्तमान रूप में नहीं होता। हेनरी फोर्ड गलतियां करते थे। उनमें से कुछ गलतियां निर्णय के कारण होती थी, बाकी गलतियां ऐसे कारणों से होती थी जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। जो लोग उनके सक्रिय जीवन की हकीकत जानते हैं वे आपको बताएंगे कि फोर्ड ने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की थी और जैसे ही उन्हें इनका पता चला उन्होंने अपनी विचार शक्ति और पहल शक्ति के माध्यम से उन्हें तत्काल सुधार लिया। कितना बढ़िया रिकॉर्ड है। इसका अनुसरण करके आप भी अमेरिकी जीवन शैली में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा उसकी गणना भी चक्रवर्ती ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से होगी। वक्ता ने बोलना बंद कर दिया। एक श्रोता ने संकुचाते हुए अपना हाथ उठाया। यह पहला सवाल था जो वक्ता से किसी ने पूछा था। श्रोता बोला, माफ कीजिए। वक्ता ने उस श्रोता की तरफ सिर उठाते हुए कहा, हाँ कहिए। श्रोता ने पूछा, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि आज हमसे जोड़ियां बनाकर साथ साथ बैठने के लिए क्यों कहा गया है। वक्ता ने सवाल के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी भौहें उठाई और जवाब दिया, ओह, मैं तो यह भूल ही गया था। धन्यवाद। मैंने आपकी जोड़ियां इसलिए बनाई ताकि आप यहां बैठे किसी एक सदस्य को पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। आप उनसे जो सीख सकते हो सीखें और उनके साथ भविष्य में मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के बारे में विचार करें। हालांकि सबसे अच्छा गठबंधन विवाह है, लेकिन वह जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। आप जिससे भी मिलते हैं उनमें यह क्षमता होती है कि वह आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने साथ बैठे साथी को जानने के लिए अगर आप आज कुछ मिनट का समय निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आप दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कल इस बारे में ज्यादा बताऊंगा कि इस फिलॉसफी के महान प्रशिक्षक एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे। इस दौरान मैं आप में से हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि वह अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य बना ले। अगर आपने अब तक ऐसा न किया हो तो इसी समय ऐसा कर लें। कुछ मिनट का समय निकालकर अपने पार्टनर को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बताएं। उसकी मदद से अपने लक्ष्य को संशोधित या परिवर्तित करें ताकि आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से आपकी सेवा कर सके। याद रखें, अपना लक्ष्य बनाते समय ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाने से न घबराएं। यह न भूलें कि आप अवसरों से भरे देश में रहते हैं। आप यहां जितनी चाहें उतनी दौलत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप बदले में पर्याप्त मूल्यवान सेवा देने के इच्छुक हों। जिंदगी में अपना लक्ष्य निश्चित करने से पहले जैसे भी रिटन हाउस की इन पंक्तियों को याद कर लें, जिसका शीर्षक है मेरी तनख्वाह, जो उनकी पुस्तक द डोर ऑफ ड्रीम से ली गई है, और इनमें सिखाए गए सबक को दिल में बैठा लें। मैंने जिंदगी से एक सिक्के की तनख्वाह मांगी और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। बहरहाल जब मैंने अपना खाली भंडार देखा तो मैंने शाम को ज्यादा तनख्वाह मांगी। जिंदगी एक न्यायपूर्ण मालकिन है, यह सबको उतना ही देगी जितना आप मांगते हैं। लेकिन जब आप अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं तो आपको उसी तनख्वाह पर ही काम करना होगा। मैंने एक मजदूर की तनख्वाह पर काम किया। बाद में मुझे यह जानकर निराशा हुई कि मैं जिंदगी से चाहे जितनी तनख्वाह मांग सकता था और जिंदगी मुझे वह खुशी खुशी देती। सफल लोग जिंदगी से गरीबी का सौदा नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक शक्ति है जिसके द्वारा जिंदगी से अपनी शर्त पर पारिश्रमिक पाया जा सकता है। वे जानते हैं कि यह शक्ति अमेरिकी चाबी पाने वाले हर व्यक्ति के पास होती है। वे इस असीमित शक्ति की प्रकृति जानते हैं। वे जानते हैं कि इसका नाम सिर्फ एक शब्द का है जो अंग्रेजी भाषा का सबसे महान शब्द है।
इस शब्द को सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 8, मास्टरमाइंड सिद्धांत का एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण। HindiAudiobook.com। वक्ता ने बोलना शुरू किया। जब मैंने आपको यह सिद्धांत बताने का निश्चय किया तो मैं जानता था कि आपको उस व्यक्ति के शब्द सबसे बहुमूल्य लगेंगे जिसने सफलता की इस फिलॉसफी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरा इशारा एंड्रयू कार्नेगी की तरफ है। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ कुछ घंटे बिताने का सौभाग्य मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उनसे वह सवाल पूछ ही लिया जो मेरे मन में था। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लोग अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, कृपया इस सिद्धांत के प्रयोग के ऐसे तरीके बताएं जिनसे इस देश का औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी सामान्य कोशिश करके अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सके। और कार्नेगी का जवाब यह था, अमेरिकी जनता के सामने उपलब्ध अवसर प्रबल शक्ति का स्रोत है, लेकिन अवसर मशरूमों की तरह अपने आप पैदा नहीं होते हैं। उन्हें शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है और कायम रखा जाता है। अमेरिकी संविधान के संस्थापकों ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से हमारी स्वतंत्रता और दौलत की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नींव ही रखी थी। इस नींव को जानने और इसका प्रयोग करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इस स्वतंत्रता और दौलत को पाना चाहता है। मैं अब तुम्हें मास्टरमाइंड सिद्धांत के प्रयोग के कुछ तरीके बताऊंगा। मानवीय संबंधों में इसका इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि व्यक्ति बहुत से कदमों की श्रृंखला द्वारा ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो भी विचार वह सोचता है, जो भी सौदा वह करता है, जो भी संबंध वह बनाता है, जो भी योजना वह बनाता है, जो भी गलती वह करता है, वह उसके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सिर्फ एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुनना ही काफी नहीं है, भले ही उसे स्पष्टता से लिखा गया हो और अपने दिमाग में बैठाया गया हो। सिर्फ इतने से ही उस लक्ष्य तक पहुंचना तय नहीं होता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों के साथ लाभकारी संबंध बनाना है। जब यह सच्चाई दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अपने सहयोगियों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिनके साथ व्यक्ति अपनी नौकरी या काम के सिलसिले में करीबी संपर्क में रहता है। यहां पर मानवीय संबंधों के कुछ स्रोत बताए जा रहे हैं। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाले व्यक्ति को इनका विकास करना चाहिए, उन्हें सुव्यवस्थित करना चाहिए और अपने चुने हुए लक्ष्य की दिशा में बढ़ते समय इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने चुने हुए व्यवसाय में कर्मचारी और उसके सहकर्मियों का संबंध जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध या निकट साझेदारी के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं होता है। जिन लोगों के साथ व्यक्ति दिन बिताता है उन पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। वह अपने करीबी समूह के सबसे मुखर लोगों के विचार, मानसिक नजरिए, राजनैतिक व आर्थिक दृष्टिकोण तथा अन्य गुण सीख लेता है। यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की सबसे दुखद बात सिर्फ यह है कि जो सहकर्मी सबसे मुखर होता है वह अक्सर सबसे अच्छा चिंतक नहीं होता है। अक्सर वह कोई आलोचक या शिकायती व्यक्ति होता है जो साथी कर्मचारियों को अपना दुखड़ा सुनाकर खुश होता है। इसके अलावा अक्सर यह देखा जाता है कि सबसे मुखर व्यक्ति का कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय लक्ष्य वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश में बर्बाद करता है। दृढ़ चरित्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। आमतौर पर वे इतने समझदार होते हैं कि अपना मुंह बंद रखते हैं। वे दूसरों को हतोत्साहित करने की कोशिश में अपना जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं होती है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में किसी तरह का योगदान न देता हो। यह बात तय है कि सहकर्मियों के बीच ऐसा कोई न कोई व्यक्ति भी होगा जिसका प्रभाव और सहयोग लाभकारी हो सकता है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति
ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर लेता है। यह मित्रता आपसी लाभ पर आधारित होती है। समझदार व्यक्ति इनके अलावा बाकी लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने से चतुराई से बचता है। स्वाभाविक रूप से समझदार व्यक्ति उन्हीं को अपना करीबी सहयोगी बनाना चाहता है जिनमें चरित्र, ज्ञान और व्यक्तित्व के ऐसे गुण हो जिनसे उसे मदद मिल सकती हो। और जाहिर है वह ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करेगा। वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह इन उच्च पदस्थ लोगों की न सिर्फ बराबरी कर सके बल्कि उनसे आगे निकल सके। इस दौरान वह अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद रखेगा, जिन्होंने कहा था, मैं अध्ययन करूंगा और खुद को तैयार करूंगा और किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा। रचनात्मक निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी अपने वरिष्ठ लोगों से ईर्ष्या नहीं करेगा। इसके बजाय वह उनसे काम करने के तरीके सीखेगा और उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा। आप इस भविष्यवाणी को सच मान सकते हैं कि जो लोग अपने से ऊपर वाले लोगों की गलतियां ढूंढने में अपना समय लगाते हैं वे कभी सफल लीडर नहीं बन पाएंगे। सबसे महान सैनिक वे होते हैं जो अपने से वरिष्ठ लोगों का आदेश मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं चाहते वे कभी सफल लीडर नहीं बन सकते। यही नियम जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति सामंजस्य के भाव से अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का अनुसरण नहीं करता है तो वह कभी उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएगा। मेरी कंपनियों में 100 से भी ज्यादा लोग निचली पायदान से ऊपर उठे हैं और उन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाया है। उन्हें बुरे व्यवहार या अपने से ऊपर या नीचे के लोगों के दोष खोजने की आदत के कारण प्रमोशन नहीं मिला है। उन्होंने तो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव का व्यवहारिक लाभ उठाकर अपना प्रमोशन करवाया है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का सावधानीपूर्ण विश्लेषण करेगा। वह हर व्यक्ति को उपयोगी ज्ञान या प्रभाव के संभावित स्रोत के रूप में देखेगा जिसका वह अपनी प्रगति के लिए लाभ उठा सकता है। अपने कार्यक्षेत्र को गौर से देखने पर समझदार व्यक्ति यह जान जाएगा कि यह रोजमर्रा की मेहनत के बजाय दरअसल स्कूल की क्लास है जहां वह सबसे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है जो सिर्फ अवलोकन और अनुभव से मिलती है। कुछ लोग पूछेंगे, व्यक्ति इस तरह की शिक्षा का अधिकतम लाभ कैसे ले सकता है? इसका जवाब 9 मूलभूत उद्देश्यों के अध्ययन में मिलेगा जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उद्देश्य पर्याप्त बड़ा हो तो हम अक्सर अपना अनुभव, ज्ञान और सहयोग दूसरों को देते हैं। सही मानसिक नजरिए वाले लोग कार्यस्थल पर ज्यादा दिखते हैं। वे लोग ज्यादा नहीं सीख पाते हैं जो विद्रोही, चिड़चिड़े और बदतमीज होते हैं या जो शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। पुरानी कहावत है, आप नमक के बजाय शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकते हैं। यह कहावत उन लोगों को सचमुच याद रखना चाहिए जो अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से सीखना चाहते हैं या उनसे मदद लेना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। जिस व्यक्ति का निश्चित प्रमुख लक्ष्य बहुत बड़ा है उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसे हर संभव स्रोत से सीखना चाहिए, खासकर उन स्रोतों से जिनसे उसे अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव हासिल हो सकता हो। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। वहां हर विषय पर बहुत सा ज्ञान मुफ्त मिलता है। वहां हर भाषा में हर विषय पर संपूर्ण मानवीय ज्ञान उपलब्ध है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला सफल व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ता है और उन्हें सुनता है। इस प्रकार उसे अपने से पहले सफल हुए लोगों के अनुभव से महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है। पढ़ने की योजना भी उतनी ही सावधानी से बनाना चाहिए जितनी सावधानी से दैनिक आहार की योजना बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान भी मस्तिष्क का भोजन है जिसके बिना हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति फालतू के अखबार या सेक्स पत्रिकाएं पढ़ने में अपना सारा खाली समय बर्बाद करते हैं वे कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। यही उन लोगों के बारे में कहा जा सकता है जो नियमित रूप से ऐसी कोई सामग्री नहीं पढ़ते हैं जिससे उन्हें अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने में मदद मिल सके। बिना योजना के पढ़ना मजेदार तो हो सकता है लेकिन इससे व्यक्ति को अपने काम के संबंध में मदद नहीं मिलती है। बहरहाल पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। व्यावसायिक क्लबों द्वारा भी शैक्षणिक लाभ के गठबंधन बनाए जा सकते हैं, बशर्ते क्लबों और उनके सदस्यों को निश्चित मानसिक लक्ष्य के साथ चुना जाए।
ऐसा करके कई लोगों ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क बनाए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें उनके प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। दोस्त बनाने की आदत न हो तो कोई भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। संपर्क एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत संबंध बनाने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी व्यक्तिगत संपर्क सूची बढ़ाने की आदत डालता है तो उसे बहुत लाभ होगा। परिचय क्षेत्र बढ़ाने के कारण उसे इतने तरीकों से लाभ होगा कि उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर संपर्क अच्छी तरह बनाए गए हैं तो वक्त जरूरत के समय उसके परिचित और मित्र उसकी मदद करने के लिए तैयार व इच्छुक रहेंगे। धर्म स्थान संपर्क बनाने या परिचय बढ़ाने के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लोग सहचर्या की भावना से एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संपर्क बनाने की जरूरत होती है। उनमें आपसी समझ होना चाहिए और विचारों का मित्रतापूर्ण आदान प्रदान होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसके पीछे आर्थिक लाभ का लक्ष्य हो। जो व्यक्ति अपने ही खोल में सिमट कर रहता है वह निश्चित रूप से अंतर्मुखी बन जाता है। जल्दी ही वह स्वार्थी हो जाता है और जिंदगी के बारे में उसके विचार संकीर्ण बन जाते हैं। नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। राजनीतिक गठबंधन। अमेरिकी नागरिक के रूप में राजनीति में रुचि लेना और अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य व्यक्ति को सत्ता में लाना हर अमेरिकी वासी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मताधिकार का प्रयोग। अगर बेईमान नेता सत्ता में आते हैं तो इसके लिए जनता ही दोषी है, क्योंकि उसी के हाथ में वह शक्ति है जिसका प्रयोग करके वह बेईमान, अयोग्य और अक्षम लोगों को सत्ता से दूर रख सकती है। वोट डालने के अधिकार और कर्तव्य के अलावा व्यक्ति को उन लाभों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय रुचि लेने से मिल सकते हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों से संपर्क और गठबंधन बनाए जा सकते हैं जो आपको निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होंगे। कई नौकरियों और व्यवसायों में तरक्की करने के लिए राजनीतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक लोगों को सक्रिय राजनीतिक संबंधों द्वारा अपने हितों की रक्षा करना ही चाहिए। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समझदार व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके बहुत से मित्र और साथी हों। ऐसा व्यक्ति अपने मताधिकार का अधिकतम लाभ उठाता है। बहरहाल, मताधिकार का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि अगर अच्छे नागरिक अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो राजनीति का विघटन हो जाएगा और नेता बुरे रास्ते पर चलकर देश को नष्ट कर देंगे। इस देश के संस्थापकों ने अपनी जिंदगी और अपनी दौलत को दांव पर लगाया था। इसी की बदौलत लोगों को अपने चुने हुए लक्ष्य का पीछा करने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और इन अधिकारों में सबसे प्रमुख है मताधिकार द्वारा सरकार नामक संस्था को कायम रखना, जिसे इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर मूल्यवान चीज की एक निश्चित कीमत होती है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, बशर्ते आप बाकी ईमानदार व देशभक्त अमेरिकियों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बना लें और राजनीतिक पदों पर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह अमेरिकी नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड गठबंधन होगा। आपके पूर्वजों ने अपने मताधिकार द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। आपको भी अपनी संतानों और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। हर ईमानदार अमेरिकी नागरिक का अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों पर इतना प्रभाव तो होता ही है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम 5 अन्य लोगों को तैयार कर ले। अगर वह नागरिक इस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देशभक्ति की एक कीमत होती है, एक कर्तव्य होता है। अपने समकक्षों के साथ नेटवर्क बनाना। सामाजिक गठबंधन। यह मित्रतापूर्वक संपर्क बनाने का एक समृद्ध क्षेत्र है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह खास तौर पर उन विवाहित लोगों के लिए है जिनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मित्र बनाने की कला में निपुण है। अगर व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में हो जिनमें उसे मित्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हो तो उसका जीवन साथी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से
उसे बहुत लाभ पहुंचा सकता है। कई अधिकारी अपने पद के कारण सीधे विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर उनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेता है तो वे अपने सामाजिक अधिकारों का प्रभावकारी उपयोग कर सकते हैं। एक सफल जीवन बीमा सेल्समैन अपनी पत्नी की मदद से हर साल $10 लाख का बीमा बेचता है। उसकी पत्नी कई बिजनेस वीमेन्स क्लबों की सदस्य है। उसकी पत्नी की भूमिका आसान किंतु महत्वपूर्ण है। वह समय समय पर क्लब के सदस्यों को सहपरिवार अपने घर पर आमंत्रित करती है। इस तरह से मित्रतापूर्ण माहौल में उसके पति का उन लोगों के साथ परिचय हो जाता है। एक महिला वकील के पति को भी इसी तरह का श्रेय दिया जा सकता है। उसने भी मध्य पश्चिम के एक शहर में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी पत्नी की वकालत को बहुत फैला दिया। इसके पीछे दौलतमंद व्यवसायियों के जीवन साथियों को आमंत्रित करने की आसान नीति थी। इस तरह के समीकरण में अनंत संभावनाएं हैं। जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों में लोगों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन बनाने का एक प्रमुख लाभ यह है कि ये संपर्क राउंड टेबल वार्ताओं का अवसर देते हैं। इन चर्चाओं से मिलने वाले ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर सकता है। यदि परिचित अधिक हों और अलग अलग क्षेत्रों के हों तो उनसे बहुत से विषयों पर मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। इससे बौद्धिक चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है, जिससे व्यक्ति बहुज्ञानी और लचीला बनता है। ये गुण कई व्यवसायों के लिए अनिवार्य है। जब प्रोफेशनल्स का समूह एकत्रित होता है और किसी विषय पर राउंड टेबल वार्ता करता है तो विचारों के इस आदान प्रदान से वार्ता में भाग लेने वाले सभी लोगों के मस्तिष्क समृद्ध होते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचारों के नवीनीकरण की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को विचारों के लिए नया आहार खोजने की जरूरत होती है। ऐसा करने का तरीका सिर्फ यह है कि उन लोगों के साथ ईमानदार और गंभीर विचार विमर्श किया जाए जिनके अनुभव और शिक्षा हमसे भिन्न हो। जो लेखक सफल हो जाता है और शिखर पर पहुंच जाता है उसे व्यक्तिगत संपर्कों और अध्ययन की मदद से दूसरों के विचारों का लाभ उठाकर अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। अगर मस्तिष्क को समृद्ध, सतर्क, ग्रहणशील और लचीला बनाए रखना है तो उसे दूसरे मस्तिष्कों के गोदाम से लगातार खुराक मिलना चाहिए। अगर इस नवीनीकरण को नजरअंदाज किया गया तो मस्तिष्क उस हाथ की तरह कुंद होने लगेगा जिसका प्रयोग न किया जाता हो। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति की योजना का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि छोटे कीड़े से लेकर इंसान तक हर जीवित प्राणी अपने शरीर के लगातार प्रयोग द्वारा ही विकास करता है और स्वस्थ बना रहता है। राउंड टेबल वार्ताओं से न सिर्फ व्यक्ति के उपयोगी ज्ञान का भंडार बढ़ता है बल्कि उनके मस्तिष्क की शक्ति का विकास और विस्तार भी होता है। जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही पढ़ाई छोड़ देता है वह कभी शिक्षित व्यक्ति नहीं बन पाएगा, भले ही उसने स्कूल में कितना भी ज्ञान हासिल किया हो। जिंदगी खुद एक महान पाठशाला है और विचार को प्रेरित करने वाली हर चीज शिक्षक है। समझदार व्यक्ति यह जानता है। यही नहीं, वह दूसरे मस्तिष्कों से संपर्क करने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है ताकि विचारों के आदान प्रदान से उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। उपयोगी विचार का लाभकारी आदान प्रदान। इस तरह हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड सिद्धांत का असीमित व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्ति के साथ साथ दूसरे मस्तिष्कों के ज्ञान, अनुभव और मानसिक नजरिए की शक्ति का लाभ भी उठा सकता है। एक व्यक्ति ने इस विचार को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया था, अगर आप मुझे $1 दें और मैं भी आपको $1 दूं तो हम दोनों के पास उतनी ही रकम होगी जितनी पहले थी। लेकिन अगर मैं आपके एक विचार के बदले में आपको एक विचार दूं तो हम दोनों को ही अपने समय के निवेश पर 100% लाभ होगा। मानवीय संबंध का और कोई रूप उस संबंध जितना लाभकारी नहीं है जिसमें हम उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह विचित्र किंतु सत्य है कि व्यक्ति छोटे से छोटे आदमी के मस्तिष्क से भी बहुत महत्वपूर्ण विचार हासिल कर सकता है। मैं एक उपदेशक की कहानी बताकर इस विचार का मतलब बताना चाहूंगा। इस उपदेशक ने अपने धर्मस्थान में अनपढ़ माली से एक ऐसा विचार पाया जिससे उसे अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली। इस उपदेशक का नाम रसेल कानवेल था। जीवन में उसका प्रमुख लक्ष्य एक कॉलेज स्थापित करना था जिसके लिए वे बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें $10 लाख से ज्यादा रकम चाहिए थी, जो उन दिनों में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी।
एक दिन रसेल कानवेल माली के साथ बात करने के लिए रुक गया, जो धर्मस्थान के लान को तराश रहा था। हल्की फुल्की चर्चा करने के बाद कानवेल ने सामान्य लहजे में टिप्पणी की कि धर्मस्थान की फेंस के उस पार वाली घास उनके लान की घास से ज्यादा हरी और अच्छी तरह तराशी हुई दिख रही थी। वे इस बात के माध्यम से बूढ़े माली को हल्की फटकार लगाना चाहते थे। बूढ़े माली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वह घास ज्यादा हरी दिखती है, लेकिन इसका कारण सिर्फ यह है कि हमें फ्रेंच के इस तरफ की घास देखने की आदत पड़ चुकी है। इस वाक्य में कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। यह माली के